क्या हाल है दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज बात कर लेते हैं यूपीएसआई की तैयारी के बारे में कि ये जो बचे हुए 90 दिन है इनमें किस हिसाब से आप तैयारी करें कि आपको सिलेक्शन हो जाए, और जो आपके मेजर डाउट हैं उन्हें क्लियर कर लेते हैं। मैं वही डाउट क्लियर करूंगा जो तैयारी के दौरान मुझे आए होंगे। मुझे लगता है कि जो डाउट मुझे आए होंगे उनमें मैक्सिमम जो है आपको भी वही डाउट आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या ये 90 दिन इनफ है सिलेक्शन लेने के लिए। भाई देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो भाई मैं कहूँगा कि 90 दिन में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट, इन दो सब्जेक्ट में से मैथ और तुम्हारा जीके, इनमें से एक भी सब्जेक्ट आपने तैयार कर रखा है तो इन 90 दिन में आप तैयारी कर सकते हो। अपने आप को कैसे आंकें कि हम 90 दिन में तैयारी करने के लिए परफेक्ट है, प्रबल दावेदार है या नहीं। अगर आप यूपी कांस्टेबल के पेपर में आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे और आप फाइनल का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उस बात को छोड़ो, और वो तैयारी आपने तभी छोड़ दी थी और अब आप डायरेक्ट आगे 90 दिन में तैयारी शुरू करते हैं, तो हाँ भाई आप प्रबल दावेदार हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो इन 90 दिन में। तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब कि क्या ये 90 दिन इनफ है या नहीं है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि अगर आपने अभी रिसेंटली कोई भी परीक्षा पास करी हो, किसी का भी प्री एग्जाम पास कराओ, तो भाई आप प्रबल दावेदार हो अगर आज से आप सीरियस होकर तैयारी करते हो तो। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की कि मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट इनफ रहेंगे। भाई मेरे हिसाब से 90 दिन है तो मैं मान के चलता हूँ कि 30 से 40 मॉक टेस्ट इनफ रहेंगे। अगर आप 40 मॉक टेस्ट लगाते हो तो मैं कहूँगी हाँ, कोई भी जो गुड कैंडिडेट होगा, जो बहुत अच्छी मेहनत है, सीरियस एस्पिरेंट है, तो वो उसके लिए 40 मॉक टेस्ट बहुत है। मॉक टेस्ट लगाए कौन से प्लेटफॉर्म के, जिस भी प्लेटफॉर्म के आपको मॉक टेस्ट मिल जाए उसी के लगा लो, चेंज करते रहो, एक ही प्लेटफॉर्म पे आश्रित ना रहो। RW है, टेक्स्ट बुक है, कोई सा भी है, एक पे डिपेंडेंट मत रहो। क्योंकि क्या होता है कि उसी की लैंग्वेज पढ़ने की आदत पड़ जाती है, तो फिर पेपर में उससे डिफरेंट अगर आएगा तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए अलग अलग टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट आप लगाते रहो। कितना परसेंटाइल बढ़िया माना जाएगा, अगर मैं बात करूं, अगर एग्जाम मॉक टेस्ट में 20-30 हज़ार बच्चे बैठ रहे हैं तो मैं कहूँगा 92 के ऊपर का जो परसेंटाइल है वो बढ़िया रहेगा। अगर एग्जाम में 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में तो मैं कहूँगा 95% से ऊपर परसेंटाइल आपका होना चाहिए। रैंक क्या आ रही है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, और आपका स्कोर क्या आ रहा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, रैंक से फर्क पड़ता है, स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको भी पता है कि 4500 वैकेंसी है या 5000 वैकेंसी है, या मान लो घटी बटी 6500 वैकेंसी अगर हो भी गई, 6500 वैकेंसी हो भी गई, और मॉक टेस्ट में आपकी लगातार 10,000 के ऊपर रैंक आ रही है, तो भाई कैसे सिलेक्शन होगा। मैं जो है आपको ना वो हेरा फेरी वाली बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपसे कोई कुछ चाहिए नहीं ना, मैं आपसे कोई बेनिफिट कमाना चाह रहा, इसलिए सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट में 2500-3000 रैंक के बीच में आपका आना चाहिए। कैसे लाओगे भाई मुझे नहीं पता, है ना, तुम्हें ही पता होगा कि कैसे 2500 से 3000 के बीच में तुम आओगे। तो 2500 से 3000 रुपये के मॉक में तुम्हें रैंक आनी चाहिए तुम्हारी मॉक टेस्ट में, चाहे वो कोई सी भी उसका प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट हो। 2500, 3000, 3500 इतनी आनी चाहिए, इसके ऊपर तो दिक्कत वाली बात है। अब बात है कि स्कोर कैसे इम्प्रूव करें। अगर आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट तो आप मॉक टेस्ट पे आ जाओ। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पढ़ाई भी करते रहो और मॉक भी लगाते रहो। जैसे मैथ के सेक्शन की बात करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है वो दो ही सब्जेक्ट हैं सबसे ज़्यादा जो है, मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में ये जो 40-40 सवाल हैं, जो 80 सवाल आएंगे, इसमें जो बढ़िया कैंडिडेट होगा ना वो 80 में से 80, 79, 78 ऐसे मारेगा, 75 से नीचे नहीं मारेगा। तो आपको 75 प्लस कैसे आएंगे ये बताता हूँ मैं आपको। 75 प्लस कैसे आएंगे, 75 प्लस ऐसे नंबर आएंगे आपके कि आपसे जो भी सवाल गलत हो रहा है वो आपकी एरर कॉपी में, मतलब एक कॉपी ऐसी जिसमें आप सवाल नोट करोगे, वो आपकी एरर कॉपी में नोट होना चाहिए, वो चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। उसे आप मार्किंग देंगे स्टार से। अगर आपने वो सवाल कभी पहले देखा ही नहीं था तो आप उस पर 3 स्टार लगाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस तरीके का सवाल आता नहीं है, आपने कभी देखा नहीं, तो मुझे इन सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने वो सवाल पहले पढ़ रखा था और आप उसे एग्जाम में बना नहीं पाए, तो आप उस पर 2 स्टार लगाएंगे। उस तरीके के 8-10 सवाल आप कर लेंगे तो वो 2 स्टार वाले सवाल आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, वो सवाल जो है आपके हो जाएंगे। अगर आपने करी है सिली मिस्टेक तो आप लगाएंगे उस पर सिंगल स्टार। तो सिली मिस्टेक वाला आपको जो है देखने से पता चल जाएगा इसमें क्या गलती हुई है, तो अगली बार वो एग्जाम में वो सवाल की गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे अगर आपके 30-32 स्कोर आ रहे हैं तो आप 5-7-10 दिन में ही, जैसे मॉक टेस्ट लगाएंगे, जैसे 8-10 मॉक हो जाएंगे, तो 30-32 वाला स्कोर 35-36 तक पहुंच जाएगा। ऐसी रीजनिंग में करना है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम, अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आती है आपकी हिंदी। हिंदी में 2 सेक्शन में आप हिंदी को डिवाइड कर लो, एक तो हिंदी साहित्य और एक ये जो बाकी जितनी भी हिंदी है इसे एक सेक्शन में डिवाइड कर लो। हिंदी को इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे मान लो मैंने संज्ञा का चैप्टर पढ़ा है ना, तो ऐसा तो नहीं कि सारी संज्ञा में डाउट होगा, किसी एक शब्द के लिए या कोई एक पर्टिकुलर संज्ञा में आपका डाउट होगा, तो उसे आप एक पेज के ऊपर शॉर्ट नोट बना के लिख लो कि फला संज्ञा फला फला बात इसमें लिखी हुई है। जैसे वाच्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से करत कर्म भाव, ऐसे है ना। तो आपको वाच्य नहीं आते हैं तो आप क्या करो, उसमें वाच्य की डेफिनेशन की वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसमें 3 सेंटेंस लिखो कि ये फला वाच्य का उदाहरण है, ये इस वाच्य का उदाहरण है और ये इस वाच्य का उदाहरण है। कुल मिला के आपको 1 से 2 पेज में वो पूरी जो हिंदी साहित्य से अलग वाली हिंदी उसे तैयार कर लेनी है। उसका रिवीजन 10 मिनट में आपका हो जाएगा, डेली आपको उसका रिवीजन करना है। फिर आता है हिंदी साहित्य। यहाँ पे जो कट ऑफ में खेल खेलता है वो हिंदी साहित्य खेलता है, क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं अच्छे खासे और सब पे बनते नहीं। व्याकरण वाले सब बना गाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शन उसमें आते हैं पेपर में, ऑप्शन जो आते हैं ऑप्शन देख के पता लग जाता है कि इस सवाल का उत्तर ये है। तो आपको जो करना है, जो हमारे ये हिंदी साहित्य वाले सवाल हैं इन्हें आपको पढ़ना है अच्छे से। लूसेंट की बुक में पीछे एक पेज है जिसमें वे रचनाएं लिखी हुई हैं जिन्हें कोई ना कोई पुरस्कार मिला हुआ है। आप उनके लिंक बना बना के, निमोनिक्स बना बना के उन्हें याद कर लो, बिल्कुल एक आपके याद होना चाहिए। रस, छंद, अलंकार, इनकी डेफिनेशन, इनके उदाहरण जो किताब में है वो तो है ही, बाकी गूगल से आप देख देख के एक बार उन्हें देख लेना। क्योंकि पेपर में क्या होता है, जब सवाल पूछे जाएंगे तो अगर बिल्कुल कोई किताब वाला सवाल पूछा तो सबको आता होगा, लेकिन जो किताब में सवाल नहीं है, जो तुम्हारी ये जो सामान्य किताब है, सामान्य हिंदी की किताब है, इनमें जो सवाल नहीं है, जैसा हमारे टाइम पे हुआ था, तो गूगल से और ये जो दूसरी 10th 12th की किताब है इनसे वे सवाल थोड़े उठाए हुए थे। तो आपको ऐसे करना है कि बहुत सारे एग्जाम्पल जो है पढ़ लेने हैं कि ये फला चीज़ का एग्जाम्पल है, ये इस वाले अलंकार का उदाहरण है, ये इस वाले अलंकार का उदाहरण है, ऐसे आपको कर लेना है। बाकी हिंदी साहित्य पे मेन फोकस करना है। हिंदी में जो टाइम देना है 15 मिनट व्याकरण को और 45 मिनट साहित्य को, इस तरीके से आपको हिंदी में टाइम बांट लेना है। आप देखना आपका हिंदी में स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अब रही जीएस की लोग बहुत जो है कि परीक्षा वाणी पढ़े हैं या पीसीएस वाली घटना चक्र पढ़े हैं या कुछ और पढ़े। भाई देखो, पॉलिटिकली या परीक्षा वाणी पढ़ लो या पीसीएस घटना चक्र कर लो, पॉलिटी मूल्यों पे होनी चाहिए अगर तुम्हें नंबर लाने हैं। पॉलिटी मैं मूल विधि और बीएनएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। वे चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। तो उसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा परमार के 1 शॉट। परमार की 1 शॉट वीडियो है जो एसएससी वाले हैं, वे वाले वीडियोस आपको देख लेने, वे 1 शॉट ही करने हैं, बाकी फालतू आपको मैं करो ही मत उसमें। जब तुम्हारी ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाए भाई मेरे हिसाब से, तब तुम्हें मूल विधि पढ़नी चाहिए। मूल विधि में 1 सवाल 2 सवाल ऐसा भी हो आपकी शिफ्ट में सवाल ना आए, है ना, और अभी जाए तो जरूरी आप बना लोगे, है ना। तो जो ज़्यादा नंबर देगा आपको, आप उसे तैयार कर लो। मैंने क्या करा था मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने घंटा पढ़ना जरूरी है, कि अब 90 दिन जो है इसमें कितने घंटे में पढूं, ताकि जो है मैं बढ़िया कैंडिडेट की रेस में शामिल हो जाऊं। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो बिल्कुल मत पढ़ो, और सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उस हद तक पढ़ो
कि सिलेबस जो है 45-50 दिन में आप रगड़ के फेंक दो और एग्ज़ाम तक 2 से 3 रिवीजन आप बना दो। फिर भी अगर आप कहें कि हाँ भाई नहीं, एक थोड़ा सा जो है घंटों में मुझे बता दीजिए, तो मैं कहूँगा भाई 8-9 घंटे आप पढ़ लो ऑन एन एवरेज। आप जो है हफ्ते में 60 घंटे लगा लो, ठीक है, 60 घंटे आपके हफ्ते में हो जाने चाहिए, इस हिसाब से आप पढ़ो। मैंने कैसे तैयारी करी थी मैं बता देता हूँ। जब मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम आया तो मैं एसएसएफ की ट्रेनिंग कर रहा था। एसएसएफ की ट्रेनिंग हम कर रहे थे दिल्ली वजीराबाद में। तो भाई टफ ट्रेनिंग हो रही थी, कोई ऐसा नहीं था कि भाई ऐसे ही था, बहुत बिजी शेड्यूल था। उसमें से जो हमारा वहाँ पे ये होता था, सोशल होता था, उसमें मैं जो है चिट बना बना के लेके जाता था, सोशल में पढ़ता था। स्कूल में जो टाइम था तो मैं एसएसएफ का कुछ नहीं पढ़ता था, मैं यूपीएसआई का पढ़ता था, और 1-आध घंटा में बैरक में रात में पढ़ लेता था। मतलब कुल मिला के मैं 3-3.5 घंटे निकाल लेता था। हमारी दिवाली की छुट्टी पड़ती है तो 1 नवंबर के आसपास दिवाली थी, तो हम 1 नवंबर को घर पे पहुंच जाते हैं। उसी दिन एग्ज़ाम डेट आती है, वो मेरा बढ़िया, तुम लक मान लो चाहे कुछ भी मान लो, उसी दिन एग्ज़ाम की डेट आती है। मेरे एग्ज़ाम की डेट आती है 28 नवंबर। तो मैंने सोचा कि भाई अब घर आ गया हूँ मैं, अब एग्ज़ाम दे के जाऊँगा, तो मैं वापस गया नहीं, मैं मेडिकल पर रहा, मैंने तैयारी करी। मैंने 28 तारीख को अपना लखनऊ एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देते ही मुझे पता चल गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे मैथ रीजनिंग में कोई सवाल गलत नहीं था, 200 में से 200 नंबर थे मेरे मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन में, उनमें एक आधा सवाल जीएस का भी था। तो मैथ रीजनिंग में मेरे 200 में से 200 थे, मुझे पता था एग्ज़ाम देते ही कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे जो रो मार्क्स आए थे वो 335 थे, और जो नॉर्मलाइज मार्क्स थे वो 329.8 वाट करके थे, मतलब 330 से कम थे और 329 से ज़्यादा थे। तो मैं उस दौरान उन 28 दिनों में मैं कितना पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तगड़े वाला जुनून था। 13 घंटे 14 घंटे 13 घंटे 14 घंटे, मुझे बीच में हो गया बुखार। बुखार में भी पढ़ा मैं। बुखार में जिस दिन मुझे बुखार हुआ था उस दिन में 12 घंटे पढ़ा, लेकिन अगले दिन मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था, अगले दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। पर मेरे दिमाग में यूपीएसआई 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 चलता रहा। भाई थोड़ा सा जुनून तुम्हें दिखाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तुम्हें दिखानी पड़ेगी। तुम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुमने मन में मान लिया कि मैं दरोगा बन के रहूँगा, और तुमने मेहनत जो है पूरी जितनी तुम में ताकत है तुमने लगा दी, तो भाई निकाल दोगे, कोई बड़ी बात ना है। तुम एक बार सिलेक्ट हो गए यहाँ पे, तुम्हारी जो है पुश्तें बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा काम, बोलने का तरीका, हर चीज़ तुम में बहुत महसूस होगा। और जो तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हें रेस्पेक्ट मिलेगी वो तो एक अलग ही चीज़ है। हाँ यहाँ भाई वर्कलोड है, काम करना पड़ेगा, पर कौन नहीं कर रहा है यार, काम तो सभी कर रहे हैं। और कुल मिला के बात यही है कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत, मतलब कल को तुम्हें इन 90-95 दिन के बाद पछतावा ना हो कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेता, 1-2 घंटा और पढ़ लेता तो मुझे जो है मैं सिलेक्ट हो जाता। बहुत ज़्यादा पढ़ो, जितना ज़्यादा तुम पढ़ सकते, जितना तुम में जुनून है, जितनी तुम में ताकत है भाई, सब लगा दो। मैं ये चीज़ें बस ऐसे ही नहीं कह रहा कि तुम्हें ऐसी चूतिया बना रहा हूँ तुम्हारा भाई। मैंने बहुत एग्जाम निकालने हैं, 7 सरकारी नौकरी ली हैं, ऐसी तुक्के ना मार रहा हूँ। तो थोड़ी सी जो है मेहनत ज़्यादा करो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। लोग तुम्हारा बहुत बेवकूफ़ बनाएंगे भी तो, कि मेरे ये पूरी किताब है, ये सुन ले वो सुन ले। मेरे टाइम पे भी जब मैं तैयारी कर रहा था, एक लड़का था पूरी आईपीसी पूरी सीआरपीसी उंगलियों पे याद थी। फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई होता, फाइनल मेरिट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अंधाधुंध चीज़ें करने से कुछ नहीं होता, तो थोड़ी सी मेहनत करो। और जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट हैं पहले इन्हें कंप्लीट करके, मूल विधि और ये जो बाद की चीज़ें हैं इन्हें बाद में कर लेना। थोड़ा सा करंट अफेयर अगर देख सको तो देख लियो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। और बाकी मैथ फोकस, और मैथ रीजनिंग और तुम्हारा हिंदी, इस पे फोकस तुम्हें बहुत ज़्यादा करना है। ये 300 नंबर में से 270, 280, हो सके तो 290 ऐसा टारगेट करके चलना, ठीक है। और अपना जो है तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।